क्या कह दिया गया है, उसने नाम दिया कि ग्रेविटेशन फोर्स का नाम दिया। आर्किमिडीज के बारे में भी हम जानते हैं कि उसने भी यूरेका यूरेका करके वो भाग आया। ये यहाँ पर भी विचार और उसके एक्टिव होने के जैसे हम कहते हैं कि वो एक्टिव हुआ, इसलिए ये जो सभी इन्वेंशन है वो हमारे सामने आ गए। एडिसन ने तो काफ़ी सारे आविष्कार किए और हर आविष्कार के लिए उसे बहुत एक्सपेरिमेंट्स भी करने पड़े। आज भी हम जाते हैं, yesterday also I was reading one article regarding the आर्य, ये जो भारतीय संस्कृति है उस पर। और जो जैसे हम कहते हैं रिसर्चर्स, दे आर डूइंग देयर वर्क और नए नए तथ्य जो है वो सामने आ रहे हैं और नए तथ्यों का जो स्टडी है वो करने के बाद उन्हें ये समझ में आ रहा है कि आर्य जो है कहीं से बाहर से नहीं आए थे, वो यहीं के थे। तो ये है। या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, जिसे हम फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स कहते हैं, उसने भी एक्सपेरिमेंट्स किए। या एक्सरे का हमने एक बार उदाहरण लिया था कि रॉन्टजेन जो है वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो एक प्रकार के रेज इनोवेट कर रहा था और उसकी लेबोरेटरी में वो क्या कर रहा था, प्रोजेक्ट कर रहा था उस रेज को सामने, और इन बिटवीन एक बिल्ली बीच में से कूदी और बिल्ली वहां पर जो स्क्रीन पर बिल्ली नहीं दिखी लेकिन उसका स्केलेटन दिखाई दिया, तो उसे लगा कि ये कुछ अलग प्रकार की रेज जो है वो रेज यहाँ पर तैयार हुई है। और वो तो बेसिकली खोजना नहीं चाहता था लेकिन एक्सीडेंटली ये हुआ। तो इस इनोवेशन का फायदा जो हमारा फिजियोलॉजी है उसमें हुआ कि हम अंदर की, हमारे शरीर के अंदर की जो बोन स्ट्रक्चर है वो देख पाते हैं। तो उसने उसका क्रेडिट भी नहीं लिया, उसको एक्स रेज का नाम दे दिया। या कुछ अभी 1 साल 2 साल पहले अभिजीत बैनर्जी ने जो इकोनॉमिक्स में स्टडी की है पॉवर्टी के ऊपर, ये हो सकती है। या आज आपने अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखी होगी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी गांधी जी जो है, गांधी जी ने जो कहा था एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभव से सीखना, इस अनुभव से सीखने के लिए हमें छात्रों को ज्यादा से ज्यादा अनुभव देने पड़ेंगे। हमें जो हमारा कंटेंट है उस कंटेंट को टेक्स्ट बुक से बाहर लाना पड़ेगा, उसे लाइव करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स उन्हें हमें करने का अवसर देना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल होगा। तो जिस प्रकार से हमारे दार्शनिक भी कहते हैं कि नो दाय सेल्फ, हमारे अंदर कितने पोटेंशियल है ये हमें शिक्षा के माध्यम से जानने की आवश्यकता है। या जॉन डुई ने भी कहा था कि लर्निंग बाय डूइंग, करने से ही हम सीखते हैं। ये जब हम करेंगे, छात्रों को अवसर देंगे, चाइल्ड सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड जब एजुकेशन होगा, उस पर अनुभव के आधार पर जब शिक्षा होगी, जब स्टूडेंट उसकी सीखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और स्टूडेंट जब खुद का ज्ञान खुद तैयार करेगा, तभी वो लॉन्ग लास्टिंग होगा या उसका एप्लीकेशन वैल्यू उस नॉलेज का जो है वो बढ़ जाने की ज़्यादा संभावना है। अगर किसी व्यक्ति को कार चलाने के संदर्भ में एक 2 घंटे का व्याख्यान दिया जाए और उसे कहा जाए कि हर एक दिन हमने 1 घंटे का व्याख्यान उसे दिया और 10 दिन के बाद उसे कहा कि जाओ अभी कार चलाओ, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि जब तक हम उसे एक्चुअल क्रिया का ज्ञान नहीं देते, एक्चुअल क्रिया करने का अवसर नहीं देते, तब तक सीखने की संभावना नहीं रह जाती है। आज भी हम तो टेक्नोलॉजी के युग में हैं और टेक्नोलॉजी के युग में हम हर दिन हमारा ये अनुभव है कि अगर छोटे बच्चे को, अगर 3 साल का या 2 साल का भी बच्चा है, तो उस बच्चे को अगर हम मोबाइल फ़ोन थमा देते हैं तो या लैपटॉप कंप्यूटर उसके पास दे देते हैं, तो उसे ट्रायल एंड एरर के माध्यम से वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करता है और उसे सीखने का प्रयास करता है। दूसरी भी एक बात की, जो भाषा हम सीखते हैं, तो 1 साल के बच्चे को भाषा सिखाने के लिए हमें कुछ क्लासेस, ट्यूशन नहीं लगानी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली इंटरैक्शंस के माध्यम से सीखता है। ऐसे भी प्रयोग किए गए कि कुछ बालकों को साइकोलॉजिस्ट ने जंगल में रख दिया, किसी के संपर्क से बाहर रख दिया
तो उसे वो भाषा नहीं आई। तो हम हमारे अनुभवों से सीखते हैं, हमारा इंटरेक्शन सोसाइटी के साथ होता है, फैमिली के साथ होता है, प्रकृति के साथ होता है, इससे हम सीखते हैं। तो इसी चीज़ों को हमें कंस्ट्रक्टिविज्म में इम्पोर्टेंट महत्व, जैसे हम कहते हैं, महत्व दिया गया है। तो इसके आगे हम प्रेजेंटेशन, आई विल शेयर द प्रेजेंटेशन। यहाँ तक उबाड़े सर, आपको कुछ बोलना है शुरू के इसमें? हेलो। हाँ, बोला सर। हाँ, मैं थोड़ा मतलब बैकग्राउंड, हाँ, यस यस साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड में आपके सामने शेयर करूंगा। यस यस। एक्चुअली कंस्ट्रक्टिज्म, जैसे कि काली सर ने बताया कि उसके बारे में बहुत सारी जानकारी अच्छी तरह से बताई है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल वही आता है कि कंस्ट्रक्टिज्म क्यों। तो उसके बारे में भी सर ने बताया कि किस तरह से मतलब कंस्ट्रक्टिज्म को लाया गया, या आगे भी वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताने वाले। लेकिन जब ये कंस्ट्रक्टिविज्म जब चल रहा था, तब कई जगह पे जैसे सर ने बताया था कि कई जगह पे एक चर्चा ऐसी चल रही थी कि रिप्लेसमेंट चल रहा था, कि या बहुत सारे आलोचना हो रही थी कि मतलब अलग अलग मतलब एजुकेशन में बदलाव आ रहे थे। और बदलाव कब आ रहे थे, जब उसके पीछे के एक साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। कि साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड ये था कि अलग अलग अप्रोचेस साइकोलॉजी में आ रही थी, जिसमें ह्यूमनिज्म अप्रोच था, जिसमें मानवतावादी विचारसरणी थी। सेंटर पॉइंट पे मतलब ह्यूमैनिटी को उन्होंने फॉलो किया था। फिर लास्ट मतलब आगे बढ़ते बढ़ते अप्रोचेस आए। लास्ट जो अप्रोच था, जो बिहेवियरिज्म अप्रोच, जो मैं ज्यादातर बोलना चाहूंगा कि बिहेवियरिज्म अप्रोच में क्या किया था कि एक तो ध्यान में ये रखा गया था कि व्यक्ति कोई भी है, पर्टिकुलर व्यक्ति कौन से काम में किस तरह से वर्तन करता है। जैसे देखो, कोई चीज हम लोग जैसे किसी बच्चे को डांटते हैं, तो डांटते समय हमारा जो चेहरे का हाव भाव होता है, वो फेस रीडिंग के द्वारा बताता है कि ये करना गलत है। या जैसे जब तक वो महसूस नहीं करता है या कि घर वाले की मतलब क्या काम करने से बहुत अच्छी तरह से मतलब मुझे अच्छा रिएक्ट करते, और क्या काम न करने से रिएक्ट करते। वैसे ही टीचिंग में जैसे प्रोफेसर या टीचर जो है, वो कब मेरी सराहना करता है और कब नहीं करता है, तो वो पर्टिकुलर जगह पे मतलब किसी भी बात के लिए व्यक्ति का वर्तन किस तरह से होता है। तो वर्तनवादी बिहेवियरिज्म जनरली आता गया, और 1983 में हावर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी की। तब पता चला कि हर एक ही व्यक्ति के पास अलग अलग इंटेलिजेंस है, मल्टीपल इंटेलिजेंस है। और अगर हम लोग एक ही मतलब सिर्फ उसके वर्तन के आधार पर, मतलब वो क्या वर्तन करता है, मतलब जैसे क्लास में बच्चा उत्तर दे रहा है या आंसर दे रहा है, इसका मतलब वो बहुत अच्छी तरह से सीख रहा है, ऐसे नहीं है। या बहुत अच्छी तरह से आंसर लिख रहा है, इसका मतलब वो अंडरस्टैंडिंग कर रहा है। तो वर्तन को लेकर बहुत सारे विचार आने शुरू हो गए, और फिर उस विचारों से ये पता चलने लगा कि जिस तरह से मल्टीपल इंटेलिजेंस है, उस तरह से व्यक्ति के पास क्या है कि सिर्फ वर्तन ही के आधार पर उसे जज करना पॉसिबल नहीं। और फिर बिहेवियरिज्म को अलग दिशा दी गई, और बिहेवियरिज्म को दूर होते हुए फिर कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट यानी क्या है कि निर्माण, जिसे निर्माणवाद कहा जाता है, रचनावाद कहा जाता है, ज्ञान रचनावाद कहा जाता है। तो एक इस बातों पे भी विचार होने लगा कि कुछ तो हमें कंस्ट्रक्ट करना है, नया निर्माण करना है, या निर्माण कुछ करना है तो किस तरह से करना है। तो फिर मतलब आते आते मल्टीपल इंटेलिजेंस से होते होते फिर ज्ञान रचनावाद तक आ गए। और ज्ञान रचनावाद में क्या है कि एक ही सिंपल फंडा है कि मतलब हम आप टीचर कितना भी सिखाए, मतलब टीचर ने बहुत अच्छी तरह से लिटरेचर फॉर्म में या बहुत अच्छी तरह से भी नॉलेज लिया है, पर जब तक बच्चा वो अपने मन से कुछ नहीं करना चाहता, या मन से वो ध्यान में नहीं रखता है कि मुझे कुछ तो करना है, तो रिएक्ट मतलब अनुभव के आधार पर जो सीखता है वही अच्छा शिक्षण कहा जाता है। पहले तो एजुकेशन जो दिया जाता था पुराने काल में, वो वन वे कम्युनिकेशन था। गुरु आते थे और सिखा के जाते थे, तो वन वे कम्युनिकेशन था। कंस्ट्रक्टिविज्म से हमें ये पता चलने लगा कि व्यक्ति का हमें क्या करना पड़ेगा कि वर्तन को मतलब वर्तन के साथ उनके इंटेलिजेंस को भी ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा कि ज्ञान निर्माण अगर करना है, तो उसके दिमाग में कुछ ऐसे विचारों को पेनिट्रेट करना है हमें कि जिसको लेकर वो अपना विचार करने। और वहां से आते आते फिर क्या हुआ है कि शिक्षण व्यवस्था में
जो एक टीचर सेंटर्ड जो पॉलिसी थी, टीचर ही सबसे इम्पोर्टेंट था, वो अप्रोच डिलीट हो गया या अप्रोच को निकाल दिया गया और अब जो आया है कंस्ट्रक्टिविज्म में स्टूडेंट सेंटर। अब स्टूडेंट सेंटर अप्रोच मतलब क्या है कि सिंपल एक मतलब मैं आपको बता दूं, हर एक व्यक्ति को मतलब जैसे बोला जाता है कि नहीं कि वन साइज नॉट फिट्स ऑल, मतलब एक ही ड्रेस सपोज सभी के लिए वो नहीं आ सकता, साइजेस अलग है, व्यक्ति अलग है, एक ही ड्रेस एक ही कलर सबके लिए सूट नहीं, तो वन साइज। तो हम लोग क्या करते थे कि वह एक ही शिक्षा व्यवस्था से या एक ही मेथोडोलॉजी सबके ऊपर थोप देते थे। जैसे सपोज कोऑपरेटिव लर्निंग है तो कोऑपरेटिव लर्निंग एक साथ सबके ऊपर हो, पर हम लोग ये नहीं देखते थे कि हर क्लास में अलग अलग इंटेलिजेंस के भी बच्चे, अलग अलग इंटरेस्ट के भी बच्चे, अलग अलग लर्निंग स्टाइल के भी बच्चे, अलग अलग इंटेलिजेंस के भी बच्चे, तो इन सब को मतलब ध्यान में नहीं रखते थे। इसलिए क्या होता था कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्लास में क्रिएट होते थे। वर्तन मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म आने के कारण क्या हुआ कि कंस्ट्रक्टिविज्म में बेस किया गया है कि एक साथ एक ही मेथोडोलॉजी से एक ही टीचिंग स्ट्रेटेजी से बच्चा नहीं सीख सकता जब तक वो दिमाग में मतलब वो मन में खुद ठान नहीं लेता कि मुझे सीखना है। मतलब जब तक बच्चों को नहीं लगता है कि मुझे सीखना है तब तक वो कुछ सीख नहीं पाता। कंस्ट्रक्टिविज्म में यही किया है कि हर एक बच्चों को अपने मन के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के आधार पर, अपने लर्निंग स्टाइल के आधार पर, अपने इंटेलिजेंस के आधार पर सीखने के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। और आज आज वर्ल्ड में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्टिविज्म स्कूल्स है कि जिसमें बहुत अच्छी तरह से एजुकेशन हो रहा है। और वो एजुकेशन इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ बर्डन नहीं है। जैसे अगर पहले आपके टाइम पे या हमारे टाइम पे कैसे था कि टेंथ मतलब ट्वेल्थ की एग्जाम मतलब बहुत ज्यादा टेंशन रहता था। आज क्या है कि बच्चों में कंस्ट्रक्टिविज्म आने के कारण क्या हुआ है कि बच्चा जो है वो अपने ज्ञान का नॉलेज खुद कर रहा है। वो अब टीचर क्या रोल है, टीचर का जो पहले एक्टिव रोल था वो पैसिव हो गया है और स्टूडेंट का जो रोल है वो एक्टिव हो गया है। इसलिए वो बहुत अच्छी तरह से बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, अभी के एजुकेशन में क्या है कि बच्चे और ज्यादा अपने आप को खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसलिए तो देखो आजकल के बच्चे देखेंगे तो वो बहुत अच्छी तरह से मोबाइल भी चला रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से इंटरनेट फॉर्म को भी यूज टू हो गए, सोशल मीडिया में अच्छी तरह से हो गए, अपने नॉलेज मतलब सब्जेक्ट नॉलेज में भी अव्वल है क्योंकि उन्हें उनके मन के आधार पर सीखने के लिए हम लोगों ने मौका दिया। यहाँ बर्डन जो है वो नहीं दिए गए। तो इस तरह से वो अप्रोच है। अभी काले सर अभी आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और ज्यादा बताएंगे, फिर बीच बीच में हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। काले सर वो है। यस यस यस, कि जैसे अभी अमोल सर ने कहा कि उसी प्रकार से हर एक छात्र की लर्निंग स्टाइल जिसे होती है, वो लर्निंग स्टाइल अलग अलग प्रकार की लर्निंग स्टाइल्स हमें दिखाई देता है। कुछ बच्चे जैसे क्लासरूम में हमारे होते हैं कि एक बार उन्हें बताया तो वो समझ जाते हैं, उनका हाई आईक्यू रहता है। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि जिन्हें हमें चित्रों के सहायता से अगर हम बताएं तो उन्हें जल्दी समझ में आता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम कुछ एक्शन करवाते हैं, उस चीज का परफॉर्म करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तब उन्हें समझता है। तो इस प्रकार के बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बच्चे हमारे क्लास में रहते हैं। तो कंस्ट्रक्टिज्म इज द ओनली स्ट्रैटेजी where we can give justice to all types of learning styles of the students। तो इसके संदर्भ में जस्ट हम एक छोटी सी, जैसे हम कहते हैं कि प्री टीचिंग एक्टिविटी यहाँ पर देखते हैं। अभी ये देखो यहाँ पर क्या कह रहा है ये टीचर, I expect you all to be independent, innovative, critical thinkers who will do exactly as I say। यानी कि ये एक प्रकार का कार्टून है जहां पर हमारी शिक्षा पद्धति में किस प्रकार से कॉन्ट्राडिक्शन है ये दिखाने का प्रयास किया गया है। टीचर कहता है कि आप क्या करो, आप इनोवेटिव बनो, क्रिटिकल थिंकर्स बनो, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना है। मतलब क्या है कि पंछी को उसके पर काट दिए हैं और उसे उड़ने को बोला जा रहा है, ये नहीं होगा। जैसे स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली कुछ एक्टिविटी करेंगे, कुछ इनोवेटिव थिंकिंग करेंगे,
और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी, इनकी स्वतंत्रता जब बच्चों को दी जाएगी तभी ये पॉसिबल होगा। अभी फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एक सिनारियो आपके सामने है, बहुत सिंपल है। अगर क्लासरूम में आप इसका उपयोग करते हो इस प्रकार से तो कितना इंटरेस्टिंग होगा। अभी आप ये पढ़िए, देखिए, एक फार्मर नीड्स टू अ ferry a goat, a cabbage, and a wolf across a river. Beside the farmer himself, the boat allows him to carry only one of them at a time. Without supervision, the goat will gobble up the cabbage, and the wolf will not hesitate to feast on the goat. How can the ferry all of them safely to the other side? आप क्या उत्तर दोगे इसका? अब यहाँ पर जिस प्रकार से हमने सिनारियो प्रेजेंट किया है, स्टूडेंट की क्या हो जाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग शुरू हो जाएगी, एनालिटिकल थिंकिंग शुरू हो जाएगी। जैसे हिंदी में अगर मैं बताता हूँ कि एक किसान है, उसके पास एक बकरी है, एक कैबेज है और एक उल्फ है। उसको क्या करना है, नदी के दूसरे पार ले जाना है, लेकिन उसके सामने ये दिक्कत है, ये कंडीशन है कि एक बार वो एक ही चीज को ले जा सकता है। और अगर क्या होगा, एक बार वहां जाकर छोड़ दिया उसने किस चीज को, विदाउट सुपरविजन, गोट को पहले जाके छोड़ दिया, फिर कैबेज को छोड़ दिया, तो कैबेज गोट खा जाएगी, या उल्फ को ले जाए तो उल्फ बकरी को खा जाएगा। ओके, तो इस परिस्थिति में उनको तीनों को, उस किसान को किस प्रकार से वो ले जाएगा? इज देयर एनी सॉल्यूशन इज विथ यू? क्या करेगा वो? सर वो फार्मर सबसे लास्ट में वुल्फ को ले जाएगा, क्योंकि हाँ जब गाइडेंस में वुल्फ रहेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, पहले किसको ले जाएगा, जरा एक्सप्लेन करो। सर फर्स्ट गोट, हाँ, देन वुल्फ, देन लास्ट कैबेज। फिर अगर उल्फ को ले गया तो वो उल्फ नहीं खा जाएगा बकरी को? सर हाँ सर, राइट। हाँ, पहले वुल्फ को ले जाएगा, हाँ फिर कैबेज ले जाएगा, क्योंकि हाँ वुल्फ कैबेज नहीं खाएगा, हाँ फिर गोट को ले जाएगा, ऐसा हाँ। मुझे लगता है। हाँ, राइट राइट सर। तो अरे पर इधर बकरी को और हाँ कैबेज हाँ को हाँ, कैसे एक वो साथ खा रख जाएगा। सकेगा? हाँ, राइट राइट राइट। सोचो, जरा सोचो, आपको आएगा ही है, क्योंकि इसको ये तो वेरी सिंपल, आपको आएगा ही है। अब देखो, इसका सॉल्यूशन कौन खोज रहा है? आप ही खोज रहे हैं इसका सॉल्यूशन। एक समझो प्रॉब्लम है। सर पहले वुल्फ को लेके जाएगा, हाँ, फिर कैबेज नहीं, नहीं फिर क्या? सर पहले वोल्फ जाएगा, हाँ, गोट एंड कैबेज तो एक साथ भी जा सकते नहीं हैं। नहीं, वो हमारी कंडीशन क्या है कि एक चीज एक ही साथ जाएगी, एक साथ जाएगी, नो टू थिंग्स ऑल टुगेदर। सर पहले कैबेज लेके जाएगा, वेरी फिर गुड। वुल्फ एंड हाँ। फिर गोट को लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि वुल्फ तो कैबेज खाएगा नहीं, तो स्टार्टिंग में किसान हाँ। लेके जाके पहले कैबेज को रख देगा, फिर वुल्फ हाँ। को लेके जाएगा एंड देन वो गोट को लेके जाएगा। लेकिन लेकिन वुल्फ तब तक- वहाँ पे वुल्फ और गोट कट तब जाएगा। तक वुल्फ खाएगा ना गोट को। ठीक है, हम आगे जाते हैं। हाँ? सर हाँ। काले सर, ऐसे हाँ। भी हो सकता है, हाँ। मतलब अगर अलग प्रकार का क्लास में कोई बच्चा होगा तो ऐसे भी सोच सकता है हाँ। कि तो पहले कैबेज तो खा जाएगा। पहले तो वो वुल्फ को लेके जाएगा, ठीक है, हाँ। फिर वो कैबेज को लेगा और वो पास करेगा और गोट को ऐसे कैबेज हाथ में पकड़ के दिखाएगा, तो ऑब्वियसली गोट खाना खाने के लिए पीछे पीछे आके तो मे भी सर ऐसे हो सर सकता है। सर ऐसे भी हो सकता है सर, रिवर में कैबेज फ्लोट करके आ जाएगा लास्ट में। कैसे? अब बीच में मछलियाँ वगैरह नहीं होगी? सर मछली कैबेज नहीं खाएगी। और लेकिन कैबेज फ्लोट कैसे हो?
डूब गया, सर इधर गया, कुधर गया। सर माइट भी वो पहले गोट को लेके जाके छोड़ेगा, हाँ, फिर बाद में वो जब वो वुल्फ को लेके जाता रहेगा तब कैबेज को भी हाथ में ले लेगा, बिकॉज नहीं कैबेज ना, इतना वजन नहीं रहता एक है। टाइम नहीं पे ना, एक है। आपने कंडीशन एक क्या है? टाइम पे एक है ना, एट ए टाइम वन। ये इसी को तो प्रॉब्लम बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं हम क्या, यानी कि देयर माइट बी डिफरेंट ऑप्शंस फॉर दिस, बट द आइडियल ऑप्शन जिसे हम कह सकते हैं। सर वो गोट को लेके जाएगा, हाँ, उसका काम उससे हो जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। फिर हाँ, कैबेज एंड वुल्फ को सर बाद में एक एक करके लेके चले जा सकता है। हाँ। सर देखो, हाँ, बोलो बोलो। सर वुल्फला म्हणजे हाँ। बकरी खाऊ द्यायची आणि हम्म. बकरीने कॅबेज खाऊ द्यायचा आणि एकाला चणा घेऊन जायचं असं काहीतरी. बकरी तर त्याला जेवणाला पाहिजे ना, म्हणून घेऊन जातोय. हा लांडग्या मग त्या उल्फला खाऊ दिल्यावर त्याला काय खायला राहील? वुल्फला राहील ना त्याच्यासोबत, एक घेऊन जाऊ शकतो सगळ्यामध्ये. मग बकरी पण बकरीच्या पोटात कॅबेज जाईल आणि मग ठीक आहे. काय करतो फार्मर बघा, की फार्मर फेरीज द गोट ओव्हर फर्स्ट. पहिल्यांदा फर्स्ट टाइम वो किसे ले जाता है? गोट को लेके जाता है. ही रिटर्न्स, यानी कि बकरी वहां अकेली है अभी. ही रिटर्न्स एंड, क्योंकि उल्फ तो कैबेज को नहीं खाएगा, आपने सही अनुमान लगाया था. ही रिटर्न्स एंड टेक्स द कैबेज. फिर वो कैबेज को लेके जाता है. ओके, फिर वो क्या करता है? डिपॉजिट द कैबेज ऑन द अदर साइड. वहां पर कैबेज को रख देता है और फिर क्या गोट को करता है? लेके जाता है। गोट के लेके आता है. यस। क्योंकि उसके सामने रहेगा तो उल्फ नहीं खाएगा ना. टेक्स द गोट बैक, देन ही लीव्स द गोट. वहां पर गोट को अकेले छोड़ देगा और बाद में किसे ले जाएगा? उल्फ को साथ में लेके जाएगा. He ferries the wolf to the other side. Finally he returns to pick up the goat again. तो इस प्रकार से तीनों चीजों को सेफली वो अपने नोटिस में, अपने सुपरविजन में लेके जाता है. तो इस प्रकार से उसने इस पर मार्ग, जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार से उसने अपना ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दिया. देखो, ऐसे छोटी छोटी चुनौतियां हम हमारे स्टूडेंट्स को जब देते हैं तो लर्निंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, सोचने लगते हैं. इसके और आपने अभी देखो कितने सारे विचार किया और कितने सारे ऑप्शंस ढूंढने का आपने प्रयास किया. तो यहाँ पर हमारी कक्षा में भी ये अपेक्षित है. इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इज रीशेप्ड इनसाइड द लर्नर्स माइंड टू फिट विद इन हिज और हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस. जो भी हम सीखते हैं रेफरेंसेस से सीखते हैं. हमारे पूर्व ज्ञान के आधार पर बहुत सी चीजें हम सीखते हैं. इसीलिए कंस्ट्रक्टिविज्म में हम क्या करते हैं? लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न. बहुत सी बातें जो हमने पहले सीखी थी उसे हमें क्या करना पड़ता है? अनलर्न करना पड़ता है. क्योंकि नई चीजें हमारे सामने आती है, नए अनुसंधान हमारे सामने आ जाते हैं और फिर से हमें उन्हें रीलर्न करना पड़ता है. ये भी आवश्यक है. अभी देखो, जो एक सिनारियो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटअप में क्या होता है. यहाँ पर टीचर्स, देखो टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे जो है वो जो बोल रहा है वो यहाँ पर लिख रहे हैं अपनी नोटबुक में. यहाँ पर भी टीचर पढ़ा रही है, यानी कि टीचर इज एट द सेंटर. टीचर ज्यादा एक्टिव है. लेकिन यहाँ पर देखो बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं, छोटा सा प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं, इसमें इनमें इंटरेक्शंस हो रही हैं. तो हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म का क्लासरूम जो होगा वहाँ पर हमें इस प्रकार की जो एक्टिविटीज है, स्टूडेंट वर्क जो है वो ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा. अभी ये चित्र मैं आपको दिखाया, एक चित्र मैंने अभी आपको दिखाया, तो 2 सेकंड मैंने आपको ये चित्र दिखाया. कौन सा चित्र था ये? ताजमहल. वेरी गुड. और बताओ. सर ये और औरंगाबाद में बीवी का मकबरा. हाँ, और बताओ, अनुमान लगाओ क्या था ये. 2 लोगों ने बताया.
कितने लोग कहते हैं ये ताजमहल था? हाँ, यस सर। क्या था? हाँ सर, ताजमहल है। ताजमहल नहीं था सर। हाँ, कितने लोग कहते ताजमहल नहीं था? मैं बोल रही हूँ, ताजमहल नहीं था। हाँ, क्या था? ताजमहल था कि नहीं था? बताओ बताओ। आई थिंक नहीं था। नहीं था, ओके। ताजमहल नहीं था। हाँ, कैसे आपको पता चला ये ताजमहल नहीं था? क्योंकि जो ताजमहल है ना, मतलब बीच में, मतलब आपने तुरंत बताया, बीच में वो पानी है और हाँ हाँ मतलब हाँ ताजमहल जैसा लग रहा था, लेकिन ताजमहल वो नहीं था। ताजमहल में हाँ बीच में पानी और वैसा नहीं दिख हाँ, रहा था वो। और एग्जैक्टली। ताजमहल के आगे भी मतलब वो है, प्लेस है, लेकिन उसमें नहीं था वैसा प्लेस। बराबर बराबर। तो इन्होंने उस चित्र की काफी जो एस्पेक्ट्स है वो देखा, अपने पूर्व ज्ञान के साथ भी इसको मेल जोल करने की कोशिश की, और इससे इन्होंने अनुमान लगाया और निष्कर्ष हमारे सामने बताया ये ताजमहल नहीं था। और कुछ लोगों ने, जैसे कि हमारे सामने इमेज आ जाती है और तुरंत हमारे पूर्व ज्ञान के आधार पर, क्योंकि हमने ये देखा हुआ है, इस प्रकार की वास्तु हमने देखी हुई है, तो हम उसे कहते हैं कि ये ताजमहल था। लेकिन ज्ञान की जब हम निर्मिति करते हैं, वो एक पहला एस्पेक्ट रहता है कि ये पूर्व ज्ञान के आधार पर है, लेकिन पूर्व ज्ञान के आधार पर होते हुए भी जब हमारे पास तथ्यों की कमी हो जाती है, जब हमें ये चीजें पता नहीं होती है, तो भी हम एक माना हुआ तथ्य लेकर ही साथ चलते हैं। तो इसी प्रकार से इस चित्र के संदर्भ में भी हुआ। जैसे ये आपने सही कहा कि इट इज नॉट अ ताजमहल, इट इज ए बीबी का मकबरा। कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत सही पहचाना था कि इट इज लोकेटेड एट औरंगाबाद। ये दक्षिण का ताजमहल ऐसा भी इसे कहा जाता है। ताजमहल की एक प्रतिकृति ये बनाने की कोशिश जो है यहाँ पर की गई है। ताजमहल से आकार में थोड़ा सा छोटा है। तो ये हमें कैसे पता चला? जैसे हमने कंपेयर किया, कुछ तथ्य ढूंढने की कोशिश की। अभी और एक नेक्स्ट चित्र मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या है? लोटस। या सर बुर्ज अल अरब। हाँ, ऊर्जा क्या? सर बुर्ज अल अरब। हाँ, कहाँ है ये, बता सकते हैं उसके बारे में सर थोड़ा? यूएई में है, हाँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। क्या क्या स्ट्रक्चर ये करता है ये? व्हाट डज सर इट सिंबलाइजेस? बिगेस्ट टावर। हाँ, ओके। और बाकी के स्टूडेंट्स, क्या था ये? मैं बहुत कम देर तक दिखाया आपको। So it looked like a lotus. I mean the हाँ, structure. yes yes, correct, it was a lotus temple। ये लोटस टेम्पल था। सिडनी। आपने इसको देखा होगा, इस प्रकार की वास्तु रचना। जो बहाई जो कम्युनिटी है वो यहाँ पर वर्शिप करते हैं, लोटस टेम्पल। तो जब हमें इसके बारे में पता होता है, प्रीवियस नॉलेज होता है, तब हमें डेफिनेटली इसके बारे में फायदा होता है। ये क्या है? एलियन है सर। कैसे पता चला? क्या देखा है आपने इसको? नहीं, हाँ? टीवी में देखा है। नहीं सर। हमने कभी इसको देखा नहीं है, लेकिन कंप्यूटर और ये जो फिल्म टेक्नोलॉजी है, इन्होंने एक एलियन का एक, क्या कहते हैं हम, एक कल्पना से तैयार किया हुआ चित्र, इमेजिनेशन से तैयार किया हुआ है। हमें एक्चुअली पता नहीं है एलियन ऐसे होते, लेकिन देखो अभी मूवीज में हमने देखा है, टेलीविजन पर देखा है, तो हमें मान के चलते, आपने तुरंत इसको कह दिया इसका नाम कि ये एलियन है। आगे आने वाले तथ्यों से पता चलेगा ये कोई एनिमल है या हमें पृथ्वी पर भी पाया जाता है, ये मछली है, क्या है। बट दिस इज ए इमेजिनेटिव पिक्चर। लेकिन हमें इनपुट इस प्रकार से मिल गए हैं
और इन इनपुट के माध्यम से हमने इसको एक नाम दिया है। ये क्या है? अर्थ है सर, आई गेस। यस सर, पृथ्वी है ये। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि दिस इज ए ब्लू प्लैनेट, इसकी वजह से, क्योंकि ये हमारे पास जानकारी थी कि ये ब्लू प्लैनेट है, बराबर। ये क्या है? ड्रैगन। ड्रैगन है ये। और ये रेनडियर, ओके। और ये सर यूएफओ। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अभी ये सभी चित्रों को आप पहचान रहे हो, इसका मतलब इसके संदर्भ में आपको पूर्व ज्ञान है, और पूर्व ज्ञान के आधार पर इन चित्रों की जब इंटरेक्शन होती है तब हम एक उसके संदर्भ में बता सके हैं। ओके, तो ये जो हमने एक्टिविटी की, इससे आपको क्या पता चला? सर क्रिटिकल थिंकिंग। हाँ, और क्या करना चाहिए हमें क्लासरूम में? मीन्स हमें भी स्टूडेंट के पास नॉलेज क्या है वो कैसे अप्लाई करेंगे, उस हिसाब से हमें उनको ये करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। एग्जैक्टली। माइंड कितना एक्टिव है वो भी चेक कर सकते हैं। उबाड़े सर। सर टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। म्यूट है सर तुमसे। हाँ सर। हाँ, योर कमेंट। अभी जो बोला कि इंटरेस्टिंग बनाना है मतलब एजुकेशन, तो कैसे किस तरह से बना सकते हैं? कुछ आइडियाज आप शेयर कर सकते हैं क्या? लाइक सर हमने माइक्रो टीचिंग में सीखा था सेट, इंडक्शन, स्टिमुलस, वेरिएशन, उसके थ्रू। उसके थ्रू ये तो सिंपल टेक्निक्स है, और क्या मतलब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या काले सर? हमारे टॉपिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड बच्चों से पूछे कि आपको इसके बारे में कुछ पता है, इससे रिलेटेड कोई लाइफ स्टोरी है आपकी तो आप बताओ। ओके, हाँ, ये है कि बाबा लाइफ स्टोरी से हम लोग उनको मतलब बहुत अच्छी तरह से उनके दिमाग में मतलब अलग अलग क्रिएटिव माइंड्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है। आप सबसे इम्पोर्टेंट तो जैसे सर ने बताया कि मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म का बेस ये है कि मतलब आप बच्चे अपने खुद का नॉलेज का खुद क्रिएशन कर रहे हैं, और टीचर जो है वो क्या कर रहा है, सिर्फ हेल्प कर रहा है। टीचर का रोल बहुत ही कम है। तो जैसे कि एक तो कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या है कि जानकारी जो है उसके आधार पर नए ज्ञान का निर्माण, मतलब जो जानकारी बच्चों के पास है उसके साथ ही साथ वो नए ज्ञान का निर्माण करता है। जैसे सर ने बहुत सारे पिक्चर्स दिखाए थे, तो ऑलरेडी आपके दिमाग, जैसे एलियंस का पिक्चर था, तो आपके दिमाग में तो आपने तो कभी इसके बारे में किसी ने देखा भी नहीं, फिर भी आपने क्या किया कि एक माइंड में आपके पिक्चर तैयार किया। जैसे अलग अलग कैरेक्टर्स है, जैसे कि हम लोग मूवीज एवेंजर्स देखते हैं, तो एवेंजर्स का क्या है, तो एवेंजर सचमुच ऐसे है क्या, या ऐसे कुछ है क्या व्यक्ति की जो अलग अलग प्रकार की मतलब शक्ति रखने वाला तो नहीं है, फिर भी हमारे दिमाग में वो एक ही है कि मतलब एवेंजर्स की प्रतिमा उन्होंने तैयार की। तो कंस्ट्रक्टिविज्म में यही होता है कि जो मतलब इमेजिनेशन, इतनी बच्चों की इमेजिनेशन के ऊपर टीचर इतना महत्व देता है कि वो इमेजिनेशन के द्वारा अलग अलग ज्ञान का मतलब ज्ञान का निर्माण करता हुआ दिखाई देता है। और इस पद्धति का अगर प्रिंसिपल देखा जाए तो वो जो ये जो पद्धति है वो क्या है कि शिक्षक केंद्रित व्यवस्था से विद्यार्थी केंद्रित व्यवस्था की तरफ, मतलब टीचर सेंटर टू स्टूडेंट सेंटर अप्रोच में बदल गई है। इसलिए क्या हो रहा है कि बच्चों का जो दिमाग है, मतलब बच्चों की जो इमेजिनेशन क्षमता जो है वो और ज्यादा उसके लिए मतलब ज्यादा मतलब समय मिल गया है कि, क्योंकि पहले तो टीचर के डर के कारण बहुत सारे बच्चे जो है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं लेना चाहते थे, लेकिन आजकल क्या है कि आज मतलब उतना ही
बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए जगह मिली है, तो बच्चा अभी बहुत सारा नॉलेज जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। और एक्सप्लोर करने के कारण क्या हुआ है कि बच्चों में क्या है कि इमेजिनेशन जो क्षमता है वो ज्यादा बढ़ गई, और उस इमेजिनेशन को लेकर ही अभी जो हम लोग मतलब काम करने वाले हैं, जो कंस्ट्रक्टिविज्म का जो वर्कशॉप है, उसी इमेजिनेशन को ध्यान में रखते हुए टीचर ने उन बच्चों के ऊपर अलग अलग एक्टिविटी करनी। बहुत सारे मतलब अप्रोच, और उसमें और ज्यादा देखा जाए तो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया कि एक्टिविटी, जैसे सर ने एक एक्टिविटी दी थी गोट का या जो फार्मर्स वगैरह, तो जनरली क्या है कि एक्टिविटी सेंटर अप्रोच यह आया है कि एक्टिविटी अगर आप करेंगे तो ही बच्चों के दिमाग में क्या है कि प्रैक्टिकलिज्म डेवलप होगा, और प्रैक्टिकलिज्म डेवलप होगा तो डेफिनेटली वो अलग अलग तरीके से विचार कर सकेंगे। तो नंतर लास्टला हम लोग लास्ट में एक वीडियो भी देखेंगे कि कंस्ट्रक्टिविज्म कैसे मतलब मैथमेटिक्स में कैसे यूज किया गया है। अभी थोड़ी सी हमने, जैसे हम कहते हैं कि प्राइमरी थिंग्स के बारे में चर्चा की, अभी हम थोड़ा सा थियरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ जाते हैं। और थियरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म में जिसे हम कहते हैं कि इसे हिंदी में रचनावाद कहा जाता है। और ये रचनावाद हमारी स्कूल करिकुलम जो है 2005 का, मैंने इसके पहले भी उसका उल्लेख किया कि 2005 का जो करिकुलम फ्रेमवर्क है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम परिचर्या, इसके माध्यम से हमारी स्कूली शिक्षा में इसको एक्सेप्ट किया गया है। तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि जो भी एक्टिविटीज या हमारा टीचिंग लर्निंग का स्कूल सिनारियो होगा, क्लासरूम सिनारियो होगा, उसका फंडामेंटल थिंग जो होगा, बेस जो होगा, वो रचनावाद होगा या कंस्ट्रक्टिविज्म होगा। अब ये कंस्ट्रक्टिविज्म, जैसे अभी तक हमने बात की कंस्ट्रक्टिविज्म के संदर्भ में कि कंस्ट्रक्टिविज्म में चाइल्ड यानी कि हमारा जो स्टूडेंट है वो ज्यादा एक्टिव होता है और खुद के ज्ञान की निर्मिति छात्र करता है। और टीचर का रोल जिसे कहता है, टीचर इज ए फैसिलिटेटर, टीचर इज ए मेंटोर। जैसे रूसो ने कहा था कि टीचर इज लाइक ए गार्डनर। हम गार्डन में पौधे लगाते हैं, पौधा लगाने का काम माली करता है, लेकिन उसकी नरिशमेंट किस प्रकार से हो रही है, उसे मैन्योर प्रोवाइड करना है, उसे वक्त पर पानी देना है, उसे अच्छी तरह से, जैसे भेड़ बकरियां उसे न खा जाए, इसके बारे में भी उसकी देखना है। तो ये सब उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का काम जिस प्रकार से माली करता है, तो उसी प्रकार की जो हमारी भूमिका है अध्यापकों की, पहले क्या होता था, रट्टा मारो इस प्रकार की शिक्षा पद्धति थी, इसे याद कर क्या हो, स्पेलिंग्स याद कर क्या हो, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला याद कर क्या हो। लेकिन साइंस मेथड में, इंग्लिश मेथड में आपने पढ़ा होगा कि इंडक्टिव थिंकिंग का हम उपयोग करते हैं। इंडक्टिव थिंकिंग के माध्यम से स्टूडेंट ही खुद एक उसका रूल तैयार कर देता है, उसकी थियरी, एक रफ थियरी खुद तैयार करने की कोशिश करता है, और उस थियरी को अंतिम स्वरूप देने के लिए हेल्प करने का काम अध्यापक करता है। जैसे इस वाक्य का भी हमने एक बार रेफरेंस लिया था कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि he said about his school that I wanted to learn something but they went on teaching। वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता था कि मैं सीखना चाहता था, खुद कुछ चीजें करना चाहता था, लर्निंग खुद से करना चाहता था, लेकिन मेरे स्कूल के अध्यापक मुझे क्या करते थे, पढ़ाते ही जाते थे। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से एक स्टेटमेंट है कि आई हियर, आई फॉरगॉट, आई सी एंड आई रिमेम्बर एंड आई डू, आई अंडरस्टैंड। अगर हमें चीज़ों को समझना है, अच्छी तरह से समझना है, तो हमें उस चीज़ को करना पड़ेगा, उसे प्रैक्टिकली ये करना पड़ेगा। हम बहुत सी स्कूल्स में जाते हैं और देखते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि वहाँ पर लैबोरेटरीज ही नहीं होती है। साइंस का जो लैब है, कभी कभार ही वो टीचर जो है साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाते हैं। तो कैसे बच्चों को पता चलेगा कि टेस्ट ट्यूब कैसे हैंडल करनी है, दो एसिड्स को कैसे मिक्स करना है, स्पिरिट का लैम्प यूज किस प्रकार से करना है, रीडिंग्स किस प्रकार से लेना है। और आज तो हमारी शिक्षा पद्धति ये भी अपेक्षा करती है कि लैंग्वेज के लिए भी लैब होनी चाहिए, ज्योग्राफी के लिए भी लैब होनी चाहिए, हिस्ट्री के लिए भी रूम होना चाहिए, इकोनॉमिक्स के लिए भी रूम होना चाहिए।
वो एक प्रकार का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देने की जो कोशिश है, क्योंकि जब हम केवल थियरी पढ़ते हैं तब उसका एप्लीकेशन नहीं हो पाता है। बहुत बार हम देखते हैं कि आईटीआई में ट्रेड करने वाला, जो इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड करने वाला व्यक्ति है, उसको अगर हमने प्रैक्टिस नहीं दिया है तो क्या होगा कि घर में भी बिजली जाने के बाद, फ्यूज जाने के बाद वो घर का भी फ्यूज सुधार नहीं सकेगा। ऐसे स्टूडेंट्स को अगर हम हमारी शिक्षा प्रणाली से बाहर भेजते हैं तो उनकी शिक्षा का कुछ भी उपयोग नहीं रहता। इसीलिए स्किल डेवलपमेंट है या एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टूडेंट का जो है वो देखना बहुत आवश्यक है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म में हम इन बातों की चर्चा करते हैं। इट फोकसेस ऑन हाउ पीपल लर्न। जैसे शुरू में अमोल सर ने कहा कि बिहेवियरिज्म की थ्योरी है, व्यवहारवाद की थ्योरी है। यहाँ पर व्यक्ति का वर्तन किस प्रकार का होता है ये देखा जाता है। कि आपने कुछ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स जो है, बिहेवियरिज्म है, कॉग्निटिविज्म है, इसमें कोर्स नंबर 2 में शायद आपने पढ़ा होगा कि थॉर्नडाइक की किस प्रकार की थ्योरी थी, या पावलोव ने डॉग पर किस प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया था, स्किनर ने पिजन पे किस प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया था, या जो लर्निंग बाय इनसाइट है, इसका ये भी मैंने शायद एक बार बताया था आपको कि वो जो मंकी पर प्रयोग किए गए लर्निंग बाय इनसाइट। तो व्यक्ति सीखता कैसे है, अपने अनुभवों से सीखता है, उसके सामने जो परिस्थितियां आती है उन परिस्थितियों के माध्यम से सीखता है, पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को जोड़ने की कोशिश करता है। तो ये सीखने के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। इन पैटर्न्स को स्ट्रेंथन करने का काम हमारे कंटेंट के माध्यम से हम रचनावाद में करने की कोशिश करते हैं। लर्नर्स आर द बिल्डर्स एंड क्रिएटर्स ऑफ मीनिंग एंड नॉलेज। जैसे शुरू में सर ने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा था कि वन साइज डू नॉट फिट टू ऑल। इसी प्रकार से हर जो व्यक्ति है, हमें एजुकेशन को फैक्ट्री में कन्वर्ट नहीं करना है। फैक्ट्री में हम जानते हैं कि एक प्रकार का प्रोडक्ट तैयार होता है, और वो जो प्रोडक्ट होता है, सभी प्रोडक्ट क्या रहते हैं, सेम प्रोडक्ट रहते हैं। आप कोलगेट के फैक्ट्री में गए तो कोलगेट का पेस्ट्री वहां पर तैयार होता है, ऑल प्रोडक्ट्स आर द सेम। तो हमारी शिक्षा पद्धति में ये नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो व्यवहार है, हमारा इंटरेक्शन जो है वो जीवंत लाइव व्यक्ति के साथ है। हर एक व्यक्ति का सोशल बैकग्राउंड अलग होगा, इंटेलिजेंस आईक्यू अलग होगा, उसको समझने की क्षमता होगी वो अलग होगी, क्रिएटिविटी हर एक बच्चे की अलग होगी, और इसके आधार पर उसने जो ज्ञान तैयार किया है वो ज्ञान भी अलग होगा। इसीलिए तो हम वैरायटी देखते हैं। आज मॉडर्निटी में हमने इतने सारे खोज किए हैं। जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर भी हम माइक्रोवेव ओवन चलाते हैं, चीजों को गर्म करता है। उसी इलेक्ट्रिसिटी का आप यूज करके हम रेफ्रिजरेटर भी चलाते हैं, वो चीजों को ठंडा करता है। तो ये कहीं तो भी क्रिएटिविटी का काम है, कहीं तो भी एक्सपेरिमेंट्स का काम है। तो जिस व्यक्ति ने जिस प्रकार से उस ज्ञान को परसीव किया है, ये इंडिविजुअल अप्रोच जिसे हम कहते हैं, इंडिविजुअलाइज लर्निंग, वैयक्तिक जिसे हम कहते हैं पर्सनलाइज लर्निंग। आपने महाभारत में टेलीविजन से सीरियल देखा होगा आपने, महाभारत, वहां पर जो गुरु द्रोणाचार्य थे, वो गुरु द्रोणाचार्य ने, आपको पता है, पांडव उनके पास शिक्षा ग्रहण करते थे, तो हर एक बच्चे को उन्होंने सेम शिक्षा दी। क्या? उस व्यक्ति का हुनर देखकर। भीम को उन्होंने गदा चलाना सिखाया, अर्जुन का कंसंट्रेशन देखकर उनको धनुष्य बाण चलाना सिखाया। इस प्रकार से हर एक छात्र की जो विशेषताएं होती है सीखने की, उसको उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान उनके जीवन में दिया। तो अध्यता ज्ञान की रचना स्वयं करता है, स्वयं ज्ञान की रचना करने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार। इट इज बेस्ड ऑन लर्नर्स प्रीवियस एक्सपीरियंसेस सराउंडिंग एक्सपोजर। इस प्रकार से ये अध्यता के पूर्व अनुभव, वातावरण आदि पर भी निर्भर होता है, जो चीजें हमने कभी देखी नहीं है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा चीजें, एक्सपोजर जब हमारे छात्र को मिलेगा, वाइड एक्सपीरियंसेस, जैसे जिन्होंने, जैसे हम कहते हैं कि चार्ल्स डार्विन जो है, चार्ल्स डार्विन ने थियरी जो दी थी, थियरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी, तो उनके अनुभवों पर आधारित, उनके निरीक्षण पर आधारित, वो करीबन 2-3 साल एक बोट पर सफर कर रहे थे,
बहुत कम उम्र थी, उनके माता पिताओं से उन्होंने परमिशन ली थी और पूरे विश्व को, एनिमल्स को उन्होंने देखा, पहाड़ों को देखा, माइन्यूटली स्टडी किया और ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज नाम का एक ग्रंथ उन्होंने लिखा और ये इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ इसकी एक थियरी उन्होंने दी। ये पॉसिबल कब हुआ? जब ये सराउंडिंग के साथ एक्सपोजर उनको मिला। अगर एक्सपोजर उन्हें नहीं मिलता था तब ये पॉसिबल नहीं होता था। या 18th सेंचुरी में हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी क्यों हुआ? क्योंकि जरूरत खोज पर आधारित, खोज जो होती है वो जरूरत पर आधारित होती है। इस चीज को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो वो जरूरत है, क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत है, उसको हमें क्या करना है, जैसे कहते हैं कि रिफाइन करके मार्केट देना है, तो मार्केट को भी एक्वायर करने के लिए ज्यादा जोग्राफिकल कॉन्टिनेंट्स है, इसकी भी खोज हुई, तो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर हमें देना चाहिए। कंस्ट्रक्टिविज्म इज नॉट a new concept. It has been around since the turn of the century and it was supported by, just a minute, someone wants to join, just a minute. Constructivism, these are the chief exponents of constructivism. John Dewey, who was an American psychologist, philosopher and educator, social critic and political activist. जॉन डुवी है, जीन पियाजे है जिसका सर ने उल्लेख किया था, who based his theory, his views on psychological development of children, such that a child construct understanding through many channels such as reading, listening, exploring and experiencing on his and her environment. Assimilation है, accommodation है, ये उसके जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसके कुछ शब्द है। बिहेवियर से सीखता है, बहुत से, जैसे हमने लैंग्वेज का उदाहरण मैंने दिया था, भाषा जो सीखता है वो इसी प्रकार से सीखता है। वाइगॉट्स्की है जो एशियन साइकोलॉजिस्ट था एंड फिलोसॉफर था, उसने भी एसोसिएट किया कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी कि आप परंपराएं हम सीखते हैं, हम हमारा धर्म से रिलेटेड बातें सीखते हैं, वो भी हम किस प्रकार से सीखते हैं कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, दूसरों का बिहेवियर देख के बहुत सी चीजें सीखते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे एडोलेसेंट चाइल्ड है, वो इन सभी जो गलत, हम आज भी कुछ गलत परंपराएं जो है या अंधविश्वास हमारे समाज में दिखाई देता है, वो किस प्रकार से है, लेकिन जब हमारा कॉन्शियसनेस जागरूक हो जाता है तब देखो वो व्यक्ति उन परंपराओं का विरोध करता है। प्राचीन समय में आपने देखा कि जैसे यूरोप में वो जो चर्च था, वो चर्च क्या करता था, व्यक्ति को फ्री पासेस देता था और कुछ फीस देनी पड़ती थी और वो कहते थे कि इतना फीस भरो और हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे और आप पाप से मुक्त हो जाओगे। लेकिन इस प्रकार से ये होता था। तो लेकिन प्रोटेस्टेंट जो कल्ट के लोग थे उन्होंने कहा कि ये सब चीजें गलत है, ये धर्म का धंधा कर रहे हैं। उसी प्रकार से हिंदू रिलीजन में भी हमारे प्राचीन काल में बहुत सी गलत मान्यताएं थी, लेकिन उन गलत मान्यताओं का, या जैसे कहते कि सती प्रथा थी, बाल विवाह प्रथा थी, इन सभी चीजों को राजा राम मोहन राय वगैरह ये सब इतिहास हम जानते हैं जिन्होंने विरोध किया इन चीजों को, क्योंकि उन्होंने कहा रैशनल थिंकिंग जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमें सीखना है, ज्ञान की निर्मित करना है, लेकिन सही ज्ञान की निर्मित जो है वो भी उतनी ही आवश्यक होती है। ये कुछ डेफिनेशंस का जिस्ट हमने निकाला है। ये कंस्ट्रक्टिविज्म बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण करता है बच्चा, निरीक्षण का ज्यादा अवसर हमें देना चाहिए। एंड साइंटिफिक स्टडी अबाउट हाउ पीपल लर्न, लोग कैसे सीखते हैं। हर एक व्यक्ति का सीखने का पैटर्न जो होता है वो एक नहीं होता, अलग अलग पैटर्न होते हैं। पीपल कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, बहुत बार क्या होता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग खुद तैयार करता है, कभी कभी वो गलत अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। आपने देखा होगा कि 5 साल का बच्चा अगर उसके परिवार में, समाज में वो जब जाता है, कभी कभी गलत चीजें भी सुन लेता है, उसे ये पता नहीं होता कि ये गलत है, लेकिन कभी कभार उसके मुंह से वो शब्द निकल जाते हैं। समझो वातावरण में उसने कहीं किसी जगह पर किसी व्यक्ति को गालियां देते हुए सुना है,
तो उसे गालियों का अर्थ मालूम नहीं होगा, लेकिन वो उस शब्द को दोहराएगा। लेकिन माता पिता क्या कहते हैं, उसकी लर्निंग जो है वो राइट करने की कोशिश करते हैं कि ये गलत है, दिस यू शुड नॉट स्पीक लाइक दिस, तो वो समझ जाता है। तो इस प्रकार से बहुत बार गलत चीजें भी हम ज्ञान म्यूट करो म्यूट करो ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंसिंग and reflecting on those experiences. यार सब कुछ देगा जी। Hello. Aarti, can you please come on stage? Aarti, please mute you. When we encounter something new, we have to reconcile it with previous knowledge and ideas. जैसे अभी शुरू में मैंने आपको एक चित्र दिखाया, चित्र दिखाते ही आपकी इंटरेक्शन शुरू हो गई कि या आपने दिमाग ने सोचना शुरू कर दिया कि ये मैंने पहले कभी देखा है, ये किस चीज जैसा है, दोनों का कंपेयर किया और आपने कंक्लूजन वहां पर लेने की कोशिश की। लेकिन कुछ स्टूडेंट के बारे में क्या हुआ, ये रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हुई कि ये ताजमहल है। तो इस प्रकार तो लेकिन टीचर वहां पर उसने क्या किया कि ये फर्क जो है वो बताया, तो उनको बाद में पता चला कि नहीं, हाँ ये दिस टाइप ऑफ डिफरेंट मॉन्यूमेंट इज देयर, डिफरेंट आर्किटेक्चर इज देयर एंड दीज डिफरेंसेस आर देयर इन इट। तो प्रीवियस नॉलेज का भी इसमें उपयोग होता है। कंस्ट्रक्टिविज्म इज बोथ अ फिलॉसफी एंड अ थियरी ऑफ लर्निंग। ये एक फिलॉसफी भी है और थियरी ऑफ लर्निंग भी है। The key concept of constructivism is that learning is an active process of creating rather than acquiring knowledge. यानी कि कंटिन्यूअसली हमें क्या करना पड़ेगा कि नॉलेज जनरेशन की कोशिश करनी पड़ेगी, ना कि केवल हम उसे नॉलेज बताते चले जाए। आपने योगा की 10 किताबें पढ़े, लेकिन उससे आपको बॉडी में कुछ फर्क नहीं होगा जब तक आप उस थियरी को पढ़कर उसे एक्यूरेटली करने की कोशिश करेंगे, तभी वो आपको नॉलेज एक्वायर होगा, नहीं तो उस नॉलेज का कुछ फायदा आपको नहीं होगा। कंस्ट्रक्टिविज्म बिलीव्स दैट नॉलेज इज ट्रूली पर्सनलाइज्ड। हर एक व्यक्ति अपना अपना नॉलेज तैयार करता है। और जैसे सर ने बताया था कि हम क्या कर रहे हैं क्लासरूम में, सभी स्टूडेंट्स को एक ही ज्ञान, एक ही जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे हमारा उद्देश्य ये क्रिटिसाइज किया जाता है। आपने वर्ल्ड सिनारियो अगर देखा तो वर्ल्ड सिनारियो में यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में, यूके में और बाकी कंट्रीज में जितने हर साल नोबेल प्राइजेस मिलते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और हमारे इंडिया में आपने कंपैरेटिवली देखा तो बहुत कम आविष्कार होते हैं, रिसर्चेस बहुत कम होती है और नोबेल प्राइजेस भी बहुत कम होते हैं। इसका मतलब क्या है कि वहां पर इस प्रकार का एजुकेशन दिया जाता है, सिस्टम वहां पर इस प्रकार की है कि जहां पर बच्चे एक्टिव है, उन्हें एक्सपेरिमेंट्स करने का अवसर दिया जाता है। रैशनल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सभी चीजें वहां के करिकुलम में इनकॉर्पोरेट की गई है। इसकी वजह से वहां पर ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वहां का एजुकेशन जो है या सिलेबस जो है ज्यादा फ्लेक्सिबल है, जिसे हम कहते हैं। एक उदाहरण मैंने देखा कि हमारे एक मित्र है और वो यूएस में रहते हैं। तो यूएस में जब रहते थे तो उनको यहाँ 2 महीने के लिए आना था। तो उस वक्त क्या हुआ कि उनके जो किड्स थे वो वहाँ के स्कूल में पढ़ते थे। तब हमारे यहाँ तो ऐसा कहा जाता है कि आपको बच्चे को 2 महीने की छुट्टी चाहिए तो स्कूल कितना बवाल मचा देगा। तो वहाँ पर उस स्कूल ने उस बच्चे को 2 महीने की छुट्टी दे दी, लेकिन कुछ उन्होंने इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स उस बच्चे को असाइन किए कि वहां जाना है, इंडिया में जब जाओगे तो तुम्हें क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करनी है, कौन सी चीजें देखनी है, क्या करना है। तो यहाँ आने के बाद उसके पास एक बड़ी लंबी लिस्ट थी कि यहाँ के सुपरमार्केट कैसे होते हैं, यहाँ की करेंसी किस प्रकार की है, यहाँ के लोग कौन सा ऑक्यूपेशन करते हैं, यहाँ का एग्रीकल्चर किस प्रकार का है। तो यहाँ पर उसका जो नॉलेज है उसको बुक्स वगैरह जो है इससे आगे चलकर यहाँ का हिस्ट्री क्या है वगैरह वगैरह, ये सब चीजें उसे बता दी गई। तो इससे वो बच्चा
अच्छी तरह से सीख सका। तो ये हमें ट्रेडिशनल पैटर्न से भी हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये साइकोलॉजी में आपको पढ़ाया होगा कि समझो 2 साल का बच्चा है, जब वो 2 साल के बच्चे को डॉक्टर के पास हम ले जाते हैं पहली बार, तो उस बच्चे को कुछ पता नहीं होता है कि ये हॉस्पिटल है, ये डॉक्टर है। बड़ी खुशी से वो बच्चा आ जाता है, और जब डॉक्टर उसको वहां जाने के बाद इंजेक्शन लगा देता है, तब वो एक्सपीरियंस उसने लिया। अब नेक्स्ट टाइम क्या होता है, नेक्स्ट टाइम although he was not sick, parent took him in a hospital as a child remembered। अब दूसरी बार जब उसे उस प्रकार की वास्तु में हॉस्पिटल में उसके पेरेंट ले जाते हैं, उसको अभी पहले का एक्सपीरियंस याद है कि पहले मैं ऐसे ही कोट पहने हुआ व्यक्ति था, ये इसी प्रकार की बिल्डिंग थी, इसी प्रकार का स्मेल, हॉस्पिटल में एक टिपिकल स्मेल आता है वो है, तो वो रोना शुरू कर देता है, आपने ये देखा होगा। बट दिस टाइम इंजेक्शन has not been given, rather or only oral vaccination is given। Here child develops a knowledge that always injection is not given in a hospital। इस प्रकार से हम सीखते हैं। आपने भी आजकल तो हमारे यहाँ बिजली जाती नहीं, लेकिन गांव में बिजली जाती है, जब वो माँ में मोमबत्ती लगाती है तो बच्चा अट्रैक्ट होता है वो मोमबत्ती की फ्लेम की तरफ, और कितने भी प्रयासों के बाद उसकी मम्मी जो होती है उसे स्टॉप करती है, क्योंकि मम्मी को पता है ये हार्मफुल है, लेकिन मम्मी की नज़र झुकाकर वो उस फ्लेम को टच करता है, तब उसको पता चलता है कि हाँ दिस इज समथिंग डेंजरस। दूसरी बार जब लाइट चली जाती है तो मोमबत्ती लगाते ही वो उससे दूर भाग जाता है, दूर हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि हम अनुभवों से भी सीखते हैं। और एक उदाहरण है, जैसे हम यहाँ पर मैं आप एक स्टोरी है, छोटी स्टोरी टाइप है, जस्ट मिनट। अब एक टीचर है गुरुकुल में, उसने क्या किया, उसके डिसेपल्स को, उसके शिष्यों को कंस्ट्रक्टिविज्म के माध्यम से किस प्रकार से पढ़ाया जाता था। देखो मैं स्टोरी बोलता हूँ, दिस इज एन एंशियंट स्टोरी। hundreds of students were acquiring knowledge in an ashram of a sage। एक साधु के आश्रम में बहुत से शिष्य पढ़ते थे। When their education completed, they had to give something to guru, यानी कि गुरु दक्षिणा दी जाती है, to show respect to him during the convocation ceremony। गुरु दक्षिणा हम सबको पता है। So the students asked their master, वो साधु को पूछा कि हम आपके लिए क्या दे, master you have given us so much knowledge, we want to give you something as a token, but you are self-denying, please tell us what to give you। यानी कि गुरु कहता था मुझे कुछ मत दो, लेकिन बच्चों ने कहा कि हम आपको कुछ देना चाहते, बताओ। तो उसने क्या किया, उस साधु ने उनको बताया, pupil please bring me such a thing which is not useful to anybody at all in this world। यानी कि ऐसी चीज मुझे आप दो जो इस विश्व में किसी के भी काम की नहीं है, ऐसी मुझे चीज लाके दो। सेड बाय द सेज। अब ये टास्क दिया गया है, ओके। तो उन बच्चों ने क्या किया, द पीपल सेट आउट टू फाइंड सच ए थिंग। कौन सी चीज दुनिया को आवश्यक नहीं है, मनी, क्लोथ, पॉट, ग्रेन, नथिंग आउट ऑफ दिस वाज यूजलेस टू अदर। सभी चीजें पैसे सबको लगते हैं, कपड़े लगते हैं, पॉट्स है, ग्रेन्स है, as all these things were very useful to every individual। One student saw some dry leaves under a tree। एक बच्चे ने क्या देखा कि सूखे पत्ते हैं एक पेड़ के नीचे, वो उसने देखे। He said these leaves are of no use। इसका कोई उपयोग नहीं है, ऐसे उसे लगा। Let us give them to the master। तो उन्होंने कहा कि वो सूखे पत्ते ले लिया और मास्टर को दे दिए। Just then a farmer came there, यानी कि देने के सोचा उसने। The farmer came there, he said why you are taking these leaves, ये क्यों पत्ते तुम ले जा रहे हो। I use them as compost। किसान ने कहा कि मैं इसका कंपोस्ट बोल के उसका उपयोग करता हूँ। They are very useful for my farm। So the students went on, they saw some dried sticks। कुछ सूखी लकड़ियां उन्होंने देखी।
they tied them all together. Just when they were about to take that, some women came there. They said, why you are taking these woods? They are useful for fuel, we cook on it. यानी कि सूखी जो टहनियाँ होती है वो भी हमारे लिए उपयोग में है. They again went ahead. One of them said, let's carry some soil. मिट्टी को लेके जाते हैं. Friend, soil is the most important thing. Plants come out of the soil, said one of the students. मिट्टी भी plants के लिए आवश्यक होती है. So they cancelled the idea and went ahead with their search. और खोज करने के लिए वो बच्चे चले गए. Then they came to small brook. They saw a large feather of a bird drifting. छोटा सा feather, यानी कि वो जो feather है वो उनको उन्होंने देखा. One of them said, let's give this feather. It is useless. ये पानी में बह रहा है, इसका कुछ उपयोग नहीं है. When they came near the feather, they saw that some ants were sitting on it. चींटियां उस पर थी. They said, our ant hill was broken and they were, यानी कि उनको क्रॉस करना था. So we sat on this feather. This is very useful for us. The student came to know that nothing in the world is useless. They came back disappointed. The master said, you have got the knowledge that nothing is useless in the world, and thereby I have received my Guru Dakshina. Be useful to the world. आप भी दुनिया के लिए इसी प्रकार से, यानी कि दुनिया में कौन सी भी ऐसी चीज नहीं है जो यूजलेस है. किसी हर एक चीज का किसी न किसी व्यक्ति को उपयोग है. तो इस प्रकार से एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उस गुरु ने बच्चों को सिखाया, खुद ढूंढने को भेजा. बहुत सी चीजें बच्चों ने ढूंढी और हर एक चीज का कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि ये चीज इस चीज के लिए उपयोगी है, ये इस चीज के लिए उपयोगी है. तो उनको ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो यूजलेस है. तो गुरु ने कहा, आपने ये स्टडी किया, यही मेरे लिए एक गुरु दक्षिणा है. तो डोंट यू थिंक दैट द गुरु हैज यूज्ड द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू टीच हिज स्टूडेंट्स को उन्होंने एक प्रकार से कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का ही उन्होंने उपयोग किया. या फिर एक प्रकार की एक स्टोरी है कि जिसमें वो जो शिष्य होते हैं वो क्या कहते हैं कि अभी लगता है कि हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, हमें अभी जाने की आज्ञा दीजिए. तो गुरु कहता है कि हाँ ठीक है, तुम टुमारो मॉर्निंग यू लीव दिस आश्रम. तो वहाँ के जो 3 डिसाइपल्स थे उनको ये परमिशन मिल जाती है. लेकिन गुरु रात में क्या करता है, मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ कि वो जो उनका मेन रोड तक जाने का जो रास्ता होता है वहाँ पर कांटे बिखोर देता है. जो पहला 2 छात्र जो होते हैं वो निकल जाते हैं. उनको बहुत बड़ी खुशी होती है कि अभी हमें गुरु से आश्रम से जाने की यानी कि परमिशन मिल चुकी है. निकल जाते हैं. गुरु आगे मेन रोड पर बैठा हुआ रहता है. पहला शिष्य जाता है, दूसरा भी शिष्य जाता है. वहां पर उनको रोक लेता है गुरु. और कुछ देर बाद जो 3rd वाला चाइल्ड है, यानी कि हर एक को थोड़े थोड़े अंतर के बाद वहां से गुरु ने भेजा होता है. तीसरा जो छात्र होता है बहुत देर के बाद वहां पहुंचता है. तो गुरु देखता है कि ये क्या, क्यों इसको इतना समय लगा. तो कहा कि रास्ते पर जो कांटे बिछे हुए थे उन्हें मैं साफ कर रहा था, क्योंकि दूसरे आने वाले लोगों को इसकी तकलीफ ना हो, इसलिए मैं ये काम कर रहा था. तो गुरु ने कहा कि बेटा तुम्हारी शिक्षा अभी पूरी हो गई, मैंने जो ये परीक्षा ली थी उसमें तुम पास हो गए. और बाकी के शिष्यों को कहा कि तुमने सिर्फ खुद के बारे में सोचा, दूसरों के बारे में नहीं सोचा, तुम्हारी शिक्षा और थोड़ी बाकी है. तो इस प्रकार से भी यानी कि हमारे यहाँ भी इस प्रकार का जो कंस्ट्रक्टिविज्म है उसका उपयोग किया जाता था. लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति में प्राचीन काल में वो अलग प्रकार से हुआ करता था. जब हमने ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम एक्सेप्ट की, मैकॉले शिक्षा पद्धति जिसे हम कहते हैं, वो शिक्षा पद्धति केवल स्मरण पर आधारित थी. इसके कारण ही हमारी शिक्षा व्यवस्था का काफी लॉस हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं. तो यहाँ थे हम. तो रचनावाद के कुछ जो सिद्धांत जिसे हम कहते हैं कि इन कंस्ट्रक्टिविज्म लर्नर एक्टिवली हिमसेल्फ कंस्ट्रक्ट द नॉलेज इंस्टेड ऑफ टीचर्स रेडीमेड सप्लाई. आजकल टीचर क्या करते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं और बहुत सी चीजें रेडीमेड प्रोवाइड करते हैं.
लेकिन रचनावाद में हर एक सिद्धांत को सीखने के लिए व्यक्ति को, उस इंडिविजुअल को खुद सक्रिय होकर स्वयं सीखना महत्वपूर्ण होता है, ना कि अध्यापक का रेडीमेड सिखाना। एक्सपेरिमेंट्स महत्वपूर्ण है, निरीक्षण महत्वपूर्ण है, एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग भी महत्वपूर्ण है। टू डू दिस वी मस्ट एसोसिएट इट विथ व्हाट वी ऑलरेडी नो। हमारा पूर्व ज्ञान भी, यानी कि निरीक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, हम पहले से क्या जानते हैं। ये भी फास्टर क्रिटिकल थिंकिंग, चिकित्सक विचार जब हम प्रयोग करते हैं, सीखने का अवसर देते हैं तो डेवलप होते हैं चिकित्सक विचार। क्रिएट्स एक्टिव एंड मोटिवेटेड लर्नर्स, सक्रिय और अभिप्रेरित छात्र। रविंद्रनाथ टैगोर इसीलिए सीख नहीं सके हमारे इंडिया में, इसलिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, और शांति निकेतन में सभी चीजें बहुत आनंद से पढ़ाई जाती थी, फ्लेक्सिबली पढ़ाई जाती थी, स्टूडेंट को बहुत इंटरेस्ट आता था, और आज भी विदेशों से वहाँ छात्र आकर पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आर एबल टू लर्न थ्रू कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, स्वयं की समझ से सीखना आसान होता है। और दिस इज ए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम। दिस अप्रोच फ्रीज टीचर्स टू मेक डिसीजंस which enhance and enrich students development। स्टूडेंट इसमें महत्वपूर्ण है। छात्र केंद्रीय शिक्षा मतलब क्या है? द स्टूडेंट आर द सेंटर ऑफ अटेंशन, नॉट द टीचर। टीचर की भूमिका इज लाइक ए गार्डनर, ही इज ए फैसिलिटेटर, ही इज प्रोवाइडिंग डिफरेंट सपोर्ट्स टू द चाइल्ड। चिल्ड्रन आर प्लेस्ड इन ग्रुप्स, ग्रुप में बच्चे काम करते हैं, टुगेदर टू फाइंड द मीनिंग, गुट में काम करने का अवसर उन्हें मिलता है। और यूज ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, अलग अलग शिक्षा विधियों का प्रयोग किया जाता है कि समान कैरेक्टरिस्टिक वाले बच्चे जो है उनको कुछ अलग टास्क दिए जाते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग का भी वहाँ पर उपयोग किया जाता है। आप कंस्ट्रक्टिविज्म में 5 ईज, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसमें एंगेज, एक्सप्लोर, इसका माइक ऑन है। एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट एंड इवेल्युएट, ये 5 ईज कंस्ट्रक्टिविज्म के बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ई में मतलब स्टिमुलेट द लर्नर्स क्यूरियोसिटी। जब भी हम कुछ प्रॉब्लम देते हैं, कुछ काम करने को उन्हें देते हैं, एक्सपेरिमेंट्स देते हैं, तब क्या होता है? बच्चे की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, वो एक्सप्लोर करता है। द स्टूडेंट्स हैव टू अपॉर्चुनिटी टू गेट डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द फेनोमेना एंड द मटेरियल। फिर जब वो एक्सप्लोर करता है तो उसकी थियरी जो है, थियरी खुद बिल्ट करता है, तो वो उसे एक्सप्लेन भी कर सकता है। द लर्नर बिगिन टू पुट द एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस थ्रू व्हिच ही शी हैज गॉन इनटू अ कम्युनिकेबल फॉर्म, वो दूसरों को बताता है। हम भी कंस्ट्रक्टिविज्म करते हैं ना कि एक मूवी अगर आप देख के आए तो 5 लोग उस मूवी के बारे में अलग अलग एस्पेक्ट जो है वो बताएंगे। हर एक का जो परस्यू किया हुआ ज्ञान है उस मूवी से वो अलग होगा। तो एक दूसरे को हम बताते हैं ना कि हमने ये मूवी देखी है, ये मूवी कैसी है, दिस मूवी इज ए वेरी गुड, ये क्या फीचर्स उसमें आए हैं, ये डायमेंशंस है इस मूवी के। ये elaborate, the students expand on the concepts they have learned, make connections to other related concepts and apply their understanding to the around the world around them। यानी कि जो चीजें सीखी हुई है उन चीजों का हम अलग परिप्रेक्ष्य में उपयोग करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं। हाँ, इस चीज को हम इस प्रकार से जोड़ा जा सकता है, ये भी हम देखते हैं, इलेबोरेट करते हैं इसका। यानी कि एक थियरी जब डेवलप होती है तो निश्चित रूप से उससे रिलेटेड और चीजें जो है वो डेवलप होने की आशंका रहती है। जैसे पहले आपको पता है सोप निर्माण हुई, बाथ सोप जिसे हम कहते हैं, बाथ सोप, उसका उपयोग जो है आगे चलकर उन थियरीज को भी एक्सपेंड किया गया। आज हम लिक्विड सोप का भी उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से एक थियरी में इस प्रकार से डिफरेंट जैसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस भी होते हैं। पहले चार्ल्स डार्विन ने जो कहा वो हम एक्सेप्ट करते थे, लेकिन जब हमें पता चला कि चार्ल्स डार्विन की भी थियरी को
आज उस पर भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और उनकी थियरी जो है वो बदल रही है। आइंस्टाइन की थियरी के संबंध में भी इसी प्रकार से हो रहा है। जैसे पहले लोग कहते थे कि पृथ्वी जो है वो स्थिर है और सूरज और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, लेकिन बाद में ये थियरी पीछे चली गई और गैलीलियो और बाकी जो लोग थे उन्होंने बताया कि पृथ्वी घूमती है और ये बाकी के जो स्टार्स एंड प्लैनेट है वो स्थिर है। तो इस प्रकार से एक थियरी के आधार पर अनुसंधान करके दूसरी थियरीज भी डेवलप होती है। Ongoing diagnostic process that allows, that is evaluate the teacher to determine if the learner has attained understanding of concepts and knowledge। अब टीचर क्या करता है कि सही रूप में इन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझी है, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने तैयार की है वो सही है या नहीं है, इसको जज करने का काम टीचर करता है। तो इस प्रकार से ये 5 एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलैबोरेट एंड इवैल्यूएट ये कंस्ट्रक्टिविज्म में बहुत महत्वपूर्ण है। हमें भी इसका उपयोग होने वाला है जब हम हमारी लेसन नोट बनाएंगे। टीचर की क्या भूमिका है? तो टीचर वर्क्स एज फैसिलिटेटर, अध्यापक सुविधा देने वाला और ज्ञान निर्मित की प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं को दूर करता है। अब किस प्रकार से हम हमारे क्लासरूम में इस कंस्ट्रक्टिविज्म को ले सकते हैं? तो आगे भी आपको 5 दिन ये करना है, लेकिन जस्ट एक पासिंग रेफरेंस में दे देता हूँ कि इंक्वायरी का मतलब इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल आप यूज कर सकते हो। बच्चों को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं कि जाओ देखो हमारे ज्योग्राफिकल कंडीशन में एनिमल कौन कौन से है, एनिमल के बिहेवियर में किस प्रकार का चेंजेस होता रहता है, एनिमल्स यानी कि क्या क्या वो करते हैं, पेट एनिमल्स कौन से हैं, कौन से एनिमल जो है वो अभी खतरे में है, वगैरह वगैरह। ये इंक्वायरी या सिंपल बायोलॉजी का टीचर है, बॉटनी का टीचर है, बता सकता है कि आपने आसपास में अलग अलग प्रकार के पौधे दिखाई देते हैं, जस्ट पौधों का निरीक्षण करो, हर एक पौधे का पत्ता लीफ किस प्रकार का होता है, ये देखो कलर के शेड्स उसके किस प्रकार के होते हैं। उसी को फिर ज्योमेट्री के साथ भी हम जोड़ सकते हैं कि हर एक का आकार किस प्रकार का है, वगैरह बहुत सी चीजें जो है, या कौन सा पौधा उगने में कितना समय लगता है। जैसे हम कहते हैं ना कि क्लासरूम में टेक्स्ट बुक में दिया है कि सूरज पूरब को उगता है और पश्चिम को सेट होता है, लेकिन जब हम बच्चों को ले जाते हैं कि उत्तरायण दक्षिणायन में किस प्रकार से वो सूरज की और सूरज की जो पोजीशन होती है वो किस प्रकार से अलग होती है, ये जब हम उन्हें उगता हुआ सूरज दिखाते हैं तब ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो इस प्रकार से ये इंक्वायरी हम कह सकते हैं। इमेजिनेशंस है, बहुत सी चीजें इमेजिनेशन के माध्यम से होती है। क्रिया करना है, क्रिया करके दिखाओ आप। जब तक हम एक्सपेरिमेंट्स करने का अवसर नहीं देंगे तब तक शुरू में क्रिया में बहुत सी गलतियां होती है, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें जो गलतियां है वो कम हो जाती हैं। इन्वेंशन है, खोज करना है, इंटरैक्शंस डिफरेंट चीजों के साथ अंतर क्रिया है। जब सोलर इक्लिप्स होता है, कंप्लीट सोलर इक्लिप्स, तब हम देखते कि एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो पशु पक्षियों के बिहेवियर का स्टडी करते हैं कि वो किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं इस चीज को। या अर्थक्वेक होता है, उसके पहले कुछ एनिमल्स का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। ये जब तक हम हमारा दिमाग खुला रखकर हम सृष्टि की तरफ, प्रकृति की तरफ नहीं देखते तब तक, यानी कि प्रकृति सभी चीजें हमें बताने के लिए तैयार है, लेकिन हमें भी हमारा कॉन्शियस रेडी रहकर हमें इंटरैक्शंस करने की आवश्यकता है। कुछ चीजें हम अनुमान से सीखते हैं, अनुमान, कुछ पर्सनल रिफ्लेक्शंस होते हैं, प्रकल्प हम देते हैं बच्चों को, चर्चा क्लासरूम में डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर हम कंडक्ट कर सकते हैं, रोल प्लेज है, एनालिसिस कर सकते हैं किसी चीज़ों का, एप्रिसिएशन है, पोएट्री का एप्रिसिएशन। जैसे आज भी हम देखते हैं जब भगवत गीता है या फिर ज्ञानेश्वरी है, उसमें एक अगर हम उसकी पंक्तियाँ कुछ लेते हैं तब हर एक को उसका एप्रिसिएशन अलग प्रकार से होता है, हर एक व्यक्ति उसका
अलग ज्ञान तैयार करता है। तो सही क्या है, इस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिएटिंग है, कुछ मॉडल्स तैयार करते हैं बच्चे। शुरू से हम उनको जब अवसर देते हैं तो लर्निंग में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी संभावना ज़्यादा रहती है। दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, व्याख्या बनाते हैं उसकी, एक्सप्लोर और एक्सप्लेन एंड इवैल्यूएट, एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। आदि क्रियाकलाप जो है कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए हम हमारे क्लास में ले सकते हैं। जैसे एक छोटा सा जिसे हम कहते हैं कि कंपैरिजन है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम किस प्रकार से होता है और ट्रेडिशनल क्लासरूम। जैसे ट्रेडिशनल क्लासरूम में हम देखते हैं स्टूडेंट अपना अपना काम करते हैं, करिकुलम इज प्रेजेंटेड पार्ट टू होल, बेसिक स्किल्स पर ध्यान दिया जाता है कि मैथमेटिकल क्रिया है उसको आए वगैरह। स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू फिक्स्ड करिकुलम, समय में एक सिलेबस को खत्म करना, उसकी मेमोरी की टेस्टिंग करना, परीक्षा में उसको कितने मार्क्स मिलते हैं ये देखना, ये ट्रेडिशनल क्लासरूम में होता है। करिकुलर एक्टिविटीज आर रिलाई हेवीली ऑन टेक्स्ट बुक्स ऑफ डेटा एंड मैनिपुलेटिव मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक को ही प्रमाण ज़्यादा माना जाता है। स्टूडेंट्स आर व्यूड एज ब्लैंक स्लेट्स, यानी कि स्टूडेंट्स को ब्लैंक स्लेट है लेकिन कुछ ना कुछ तो पूर्व ज्ञान उसके पास होता ही है, ये देखा, ये कंस्ट्रक्टिविज्म में होता है। टीचर्स जनरली बिहेव इन एन डायडैक्टिक मैनर, ट्रेडिशनल मैनर से विचार करते हैं। टीचर्स सीक द करेक्ट आंसर टू वैलिडेट स्टूडेंट लेसन, स्टूडेंट का आंसर सही आए इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये उस किताब में लिखा है वो तुम दे रहे हो ना, वो महत्वपूर्ण है। आपको पीके फिल्म का वो सीन, पीके नहीं, कौन सी फिल्म थी वो, 3 इडियट्स में वो किताब का डेफिनेशन बोलता है, वो सीन आपको याद होगा। तो ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटअप में ये देखा जाता है कि आपका उत्तर किताब से मैच होना चाहिए। बहुत टीचर ये भी करते हैं कि हाँ तुमने डेफिनेशन लिखी है लेकिन अलग प्रकार से लिखी है, ये किताबी डेफिनेशन नहीं है, नो मार्क्स विल बी गिवन टू यू। Assessment of student learning is viewed as separate from teaching and occurs almost entirely through testing. लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है, बच्चे ग्रुप में काम करते हैं, बच्चों को पहले सिनारियो बता दिया जाता है और बाद में उसके जो डायमेंशंस है वो क्लियर किए जाते हैं। परस्यूट ऑफ स्टूडेंट्स क्वेश्चन इज हाईली वैल्यूड, बच्चों को प्रश्न पूछना, उनके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न निर्माण हो, क्रिएटिव प्रश्न स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट किए जाते हैं। स्टूडेंट्स आर व्यूड एज थिंकर्स विथ इमर्जिंग थियरीज अबाउट द वर्ल्ड, क्योंकि आज हमारे क्लासरूम में पढ़ने वाले बच्चे जो है वो कल का भविष्य है, कल के साइंटिस्ट है, कल वो कुछ इनोवेशन करने वाले हैं। अगर स्कूल में ही हम उनको अवसर देते हैं तो हमारे यहाँ भी बहुत से साइंटिस्ट तैयार हो गए, ऑथर्स तैयार हो गए और दुनिया को कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। टीचर जनरली बिहेव एज फैसिलिटेटर्स, देखता है स्टूडेंट क्या कर रहा है, स्टूडेंट उसको क्या कठिनाइयाँ आ रही है, उनको रिमूव करने की कोशिश करता है। लेकिन सीखने का मेजर काम जो होता है वो स्टूडेंट को ही करना पड़ता है। टीचर सीक द स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, स्टूडेंट का भी ओपिनियन क्या है। ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसे सेशंस भी आयोजित किए जाते हैं। असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग इज इंटरवोवन विद टीचिंग, और एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। आपको ये शब्द प्रयोग किसी ने बताया होगा, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE, ये ही कंस्ट्रक्टिविस्ट इवैल्यूएशन का एक पैटर्न है कि बच्चा सीखता कैसे है इसका अध्ययन किया जाता है, लर्निंग पर्सपेक्टिव उसका देखा जाता है। पोर्टफोलियोज है, एग्जीबिशंस है, आपके भी बीएड करिकुलम में ऐसी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ है, डिबेट्स है, पोर्टफोलियोज है, एग्जीबिशंस है, डेमोन्स्ट्रेशंस है। ये क्यों दिया गया है, क्योंकि आप खुद ही टीचिंग एक्टिविटी को एक्सप्लोर कर सके। तो रिमेंबर, कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए लर्निंग प्रोसेस इन विच स्टूडेंट्स आर एक्टिवली एंगेज्ड इन बिल्डिंग देयर ओन नॉलेज on the basis of their previous knowledge and new knowledge. Teacher is a mentor, facilitator, counselor and guide. तो ये जो पूरा जिस्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म का, कंस्ट्रक्टिविज्म इज ये एक सीखने की प्रक्रिया है जिसमें बच्चे एक्टिव रहते हैं, खुद का ज्ञान खुद तैयार करने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस, और पूर्व ज्ञान को भी वो यानी कि पूर्व ज्ञान और नया ज्ञान इनको जोड़ने की भी वो कोशिश करते हैं।
और टीचर इसमें सभी मेंटोर रहता है, सुविधा देता है, काउंसलिंग करता है। अगर कुछ गलत चीज़ें उसमें डेवलप हुई है तो वो रिमूव करने की कोशिश करता है। जैसे एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगा कि एक स्कूल में हम लेसन ले रहे थे और लेसन में पॉपुलेशन नाम का एक लेसन था। और पॉपुलेशन में वो टीचर ने बताया कि मेडिकल साइंस में एक बहुत ज़्यादा इनोवेशन होने के कारण भी पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है, बराबर है ना। ये ऑटोमेटिकली क्या होता है कि लोगों की उम्र जो होती है बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल बहुत से क्रिटिकल इलनेसेस जो है उसके लिए दवाइयाँ अवेलेबल है। तो कुछ बच्चे के मन में क्या है, एक मेडिकल साइंस की तरफ निगेटिव अप्रोच तैयार हो गया एक बच्चे के मन में कि हाँ मेडिकल साइंस की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है। जब ये टीचर के समझ में आया तो ये जो कंफ्यूजन है उसके माइंड का वो टीचर ने निकाल दिया। उसी प्रकार से जैसे हम कहते हैं कि हमारे क्लासरूम में एक स्टूडेंट बहुत अच्छी कविता सिखा रही थी, और जैसे हम कहते हैं कि माँ नाम की एक कविता थी और उसमें एक वात्सल्य, माँ का वात्सल्य किस प्रकार का रहता है अपने बच्चों के प्रति, ये उस कविता में बताया गया था। वो हमारे टीचर ने, स्टूडेंट टीचर ने वो कविता बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई, लेकिन शी वॉज वेरी अलर्ट। उसने देखा कि एक क्लासरूम में एक बच्चा है, वो बच्चा बिल्कुल ही उसके चेहरे के हाव भाव जो है वो बहुत अलग प्रकार के हाव भाव है, और वो उसकी टीचिंग में इन्वॉल्व नहीं था, वो कुछ तो भी दूसरा ही चीज कर रहा था। तब क्लास खत्म होने के बाद जब हमारे टीचर ने उसको पास गई, उसे बात करने की कोशिश की, तब उसे पता चला कि माँ का वात्सल्य क्या होता है ये उसे पता ही नहीं था, क्योंकि उसका जन्म होने के कुछ दिन बाद ही उसकी माँ गुजर गई थी। तब आप देखो हमारे क्लासरूम में जो बच्चा है, ऐसा भी बच्चा हो सकता है कि जो हम पढ़ा रहे, हमारी टीचर पढ़ा रही है, शी इज ऑन द ट्रैक, बट उसका एक्सपीरियंस कुछ अलग है, तो उसे कुछ अलग तरीके से उसे ये बताना होगा, कुछ अलग उदाहरण देना पड़ेगा। तो ये जो कंसेप्शन, मिसकॉन्सेप्शन तैयार होते हैं, इसके ऊपर हमारा टीचर काम करता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर एक शब्द में अगर हम लास्ट में अगर कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद ये है कि जहाँ पर हम हमारे छात्रों को ज्ञान निर्माण करने के लिए ज़्यादा अवसर प्रदान करते हैं और इस प्रकार की शिक्षा विधियों का उपयोग करते हैं जो स्टूडेंट सेंटर्ड है, तो उसे हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का यूज कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर अभी उबाड़े सर। हाँ यस सर। हाँ, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग इन इट यू आर वेलकम। नहीं सर, अभी बहुत अच्छी तरह से आपने बताया ऑलरेडी सभी, मतलब और टाइम स्पैन भी बहुत ज्यादा हो गए हैं, ज्यादा कंफ्यूज ज्यादा मत करने से ज्यादा मैं तो बोलता हूँ बेस्ट वे। हाँ, इसीलिए कंस्ट्रक्टिविज्म इज ऑलरेडी अ वेरी वास्ट कंपोनेंट, बहुत उसकी थ्योरी जो है बहुत वास्ट है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल भाषा में अमोल सर ने और मैंने कल विचार किया इस पर, हम स्टूडेंट्स को कितने सिंपल तरीके से बता सकते हैं। तो ज़्यादा जार्गन्स में न जाते हुए, ज़्यादा थियरी में न जाते हुए, उदाहरणों के माध्यम से ये कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, ये इसके जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो आगे आने वाले 4 दिनों में भी हमारे जो बाकी हमारे मतलब टीचर्स जो है इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स पर और फोकस करने वाले हैं। तो इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज और क्वेश्चंस यू आर वेलकम। और सबसे इम्पोर्टेंट 5E जो मॉडल सर ने बताए उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि 5E मॉडल जो है मतलब एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलेबरेट एंड इवेल्युएट, तो उससे रिलेटेड एसोसिएट आप अलग अलग एक्टिविटी अगर कंडक्ट करेंगे, एंगेज कैसे करना है तो शॉर्ट गेम्स है, पिक्चर्स है, के द्वारा एंगेज कर सकते, तो मतलब ऐसे अलग अलग एक्सप्लोर करना है तो अलग अलग फील्ड विजिट है, कोऑपरेटिव लर्निंग स्किल्स वगैरह है, तो ऐसे अलग अलग एक्टिविटी अगर आप करेंगे, या इन्वेस्टिगेशन नए अभी जो आए इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोल सकते हैं, तो ऐसे अलग अलग 5E के बेसिस पे अगर आप अलग अलग अच्छी एक्टिविटी करेंगे तो डेफिनेटली
कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच भी और ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक वीडियो भी मैं सेंड करता हूँ कि कैसे कंस्ट्रक्टिविज्म अभी महाराष्ट्र के बहुत सारे स्कूल में कैसे कंस्ट्रक्ट किया है, या आप बी कंस्ट्रक्टिविज्म स्कूल सीनियर मतलब स्ट्रक्चर देखेंगे तो आज देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में बहुत सारे स्कूल्स में कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब इवन टॉकिंग वॉल नाम का एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट अभी आई है कि मतलब बोल क्या भिनती, मतलब जो भी मतलब दीवारें वो बोलती है तो किस बरस से बोलती है, तो उसके ऊपर बहुत सारे, तो वो सभी जो काम है वो कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर ही हमें देखने को मिलता है। और मेरे ख्याल से अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन होंगे कंस्ट्रक्टिविज्म को लेकर तो आप पूछ सकते हैं, तो नहीं तो हम लोग यहाँ रुकते हैं। सर किसी को कुछ पूछना है? सर हेलो यस सर, हमें हाँ क्या बोलो इसमें पूजा मतलब हम बोलो। लोग को कुछ एक्टिविटी सब करना रहेगा सर, ऐसा कुछ? देखो जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि अंडर ईपीसी 1.2 यू हैव टू कंडक्ट some lessons which are based on the constructivist strategies. So in EPC 1.2 all the details are given, and in due course of time these details also will be discussed during the different sessions. So you will come to know about that, how to organize the activities regarding that. ओके सर, थैंक यू। आज तो सिर्फ देखो पूजा, आज तो सिर्फ एक्टिविटी ऐसे कुछ ये नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताए। अभी जो नेक्स्ट जो डेज होंगे उसमें आपको अलग अलग स्ट्रेटेजीज बताएंगे, अलग अलग टेक्निक्स बताएंगे, लेसन प्लान कैसे, हाउ टू मेक लेसन प्लान वगैरह, इसके ऊपर वो डिस्कशंस करने वाली। ये सिर्फ टेक्नोलॉजिकल मतलब ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कैसे क्या बेस है उसका, अप्रोचेस आए सर ने बताया था। फिर मतलब टीचर्स रोल था, ट्रेडिशनल मेथड न्यू मेथोडोलॉजी में क्या फर्क है, ये इन जनरल मतलब ये एक बैकग्राउंड आपको क्रिएट किया है। नेक्स्ट लेक्चर जो होंगे वो असल में बेस के ऊपर होंगे कि कंस्ट्रक्टिविज्म के टेक्निक्स के ऊपर होंगे, ये अप्रोच मतलब उस टेक्निक्स कैसे यूज करना है, लेसन प्लान कैसे क्रिएट करना है, उसके ऊपर होंगे। हाँ अभी तो जागृति, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। ओके सर, एक्चुअली मैं लेट जॉइनिंग हुई थी ना, तो सर मुझे डाउट था कि एक्टिविटी मतलब आपने बता दिया कि इसके लिए मुझे क्लियर करना था कि एक्टिविटी हो गया कि क्या हुआ, क्योंकि मेरा लेट जॉइनिंग के वजह से नहीं सर। नहीं, बाद में आपको ये होगा। Also I will share the recording of this, so you will able to ओके सर, थैंक यू सर। attend the session. तो ओके फिर तो हम किसी को कुछ ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। सबको जन्माष्टमी की शुभेच्छाएं। सर थैंक आपको यू भी, सर, आपको विश भी। यू द सेम। विश यू द सेम। चलो हैप्पी जन्माष्टमी। और जो भी आप लोगों के सवाल है वो हम नेक्स्ट डे देखेंगे। अच्छा हुआ मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि 5E के बेस पर ही हम फिर अभी नेक्स्ट जो डे का है स्ट्रेटेजीज